Hello guys, welcome or welcome back to Law Storming platform. If you're new to this channel, I'm Shalini and in today's video we are going to deal with pledge. और आपको other specific contract की video भी मेरे channel पे मिल जाएगी. So if you wish to watch that, I will link it in the description box. Let's start with the video. Section 172 to 181 of Indian Contract Act talks about pledge. अब Section 172 define करता है terms like pledge, pawner and pawnee. तो प्लेज क्या है? प्लेज इज़ नथिंग बट बेलमेंट ऑफ गुड्स, पर यहाँ पे पर्पस ऑफ बेलमेंट इज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस. एंड जस्ट लाइक बेलमेंट इसमें भी दो पार्टीज़ होती हैं, पर इसमें जो बेलर होता है उसे पॉनर बोलते हैं एंड जो बेली होता है उसे हम पॉनी बोलते हैं. आफ्टर दिस सेक्शन 173 टॉक्स अबाउट पॉनीज राइट ऑफ रिटेनर. मतलब पॉनी कब जो गुड्स उसको बेल किए गए उसको रिटेन कर सकता है अपने पास. सो द पॉनी में रिटेन द गुड्स प्लेज्ड फर्स्टली फॉर पेमेंट ऑफ द डेट, सेकेंडली जब तक प्रॉमिस परफॉर्म नहीं हो जाता है, थर्ड इट्स नॉट इनफ कि आपने जो डेट अमाउंट था वो पे कर दिया बट यू ऑल्सो हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑफ द डेट. तो जब तक पॉनर पूरा अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे नहीं कर देता है द पॉनी में रिटेन द गुड. फोर्थली अगर कोई नेसेसरी एक्सपेंस इनकर हुआ है इन प्रेजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज्ड, तो उस केस में भी फॉर ऑल दोज नेसेसरी एक्सपेंसेस द पॉनी में रिटेन द गुड. आफ्टर दिस सेक्शन 174 says pawnee not to retain for debt or promise other than that for which goods pledged, presumption in case of subsequent advances. So इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो प्लेजी या पॉनी है वो रिटेन कर सकता है गुड्स बट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेट और दैट पर्टिकुलर प्रॉमिस जिसके लिए गुड्स प्लेज किए गए, पर किसी और सब्सिक्वेंट डेट और प्रॉमिस के लिए वो गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी. ठीक है, तो द सेक्शन सेज द पॉनी शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट retain the goods pledged for any debt or promise other than the debt or promise for which they are pledged. But such contract in the absence of anything to the contrary shall be presumed in regard to subsequent advances made by the pawnee. इसका मतलब जहाँ पे एक बार pledge create हो गया उसके बाद भी अगर subsequent advances are made और उसके लिए कोई security नहीं दी गई है अलग से, then such contract will be presumed. After this, section 175 says pawnee's right as to extraordinary expenses incurred. So, goods को preserve करने में अगर कोई भी expense incur होता है, then pawnee can ask or claim for that amount from the pawner. That's what section 175 is saying. After this, 176 says pawnee's right where pawner makes default. So, if the pawner makes default either in payment of the debt or performance of the stipulated promise at the stipulated time, then उस केस में pawnee may bring a suit against the pawner upon the debt or promise and retain कर सकता है वो goods को as collateral security. Plus, he can also sell the things pledged on giving the pawner reasonable notice of sale. And अगर सेल करने के बाद जो प्रोसीड्स है सेल का वो अमाउंट कम हुआ फ्रॉम द डेट अमाउंट ऑफ डेट, तो उस केस में ही कैन स्टिल सू द पॉनर फॉर द रिमेनिंग अमाउंट. और अगर जो प्रोसीड्स है सेल का वो ज़्यादा हुआ फ्रॉम द अमाउंट दैट इज़ ड्यू, तो जो रिमेनिंग या सरप्लस अमाउंट होगा ही विल रिटर्न दैट टू द पॉनर. ठीक है, सो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पॉनी के पास राइट है, अगर पॉनर डिफ़ॉल्ट कर जाए इन पेमेंट पॉनी के पास राइट है वो सूट ब्रिंग कर सकता है, वो लियन कर सकता है ऑन द गुड्स लाइक ही कैन रिटेन द गुड्स. थर्डली ही कैन सेल द गुड्स. आफ्टर दिस सेक्शन 177 says defaulting pawner's right to redeem. सो यहाँ पे पॉनर के राइट की बात हो रही है कि व्हेन ही कैन रिडीम द गुड जो उसने प्लेज किया है. सो एक बार डिफ़ॉल्ट हो जाए पेमेंट में, इफ़ ही डिफ़ॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, उसके बाद हमने देखा प्रीवियस सेक्शन में कि पॉनी के पास राइट है टू सेल द गुड्स बट उसको सेल करने के पहले नोटिस देना होता है पॉनर को. नाउ 177 इज सेइंग कि पॉनर के पास राइट है कि वो गुड्स को रिडीम कर सकता है एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम बिफोर द एक्चुअल सेल. सो जब तक एक्चुअल सेल होता है उसके पहले, मतलब नोटिस पीरियड से लेके एक्चुअल सेल जब होता है उस टाइम पीरियड में वो गुड्स को रिडीम कर सकता है. कैसे? बाय पेइंग द डेट ऑब्वियसली. एंड सेकेंडली अगर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस या कोई लॉस इनकर होता है पॉनी को बिकॉज ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ द पॉनर, सो पॉनर विल ऑल्सो हैव टू पे द expenses which the pawnee has incurred because of the default.
After this, section 178 talks about pledge by mercantile agent. So जहाँ पे mercantile agent with the consent of the owner is in possession of goods or the document of title to good and mercantile agent ने कोई pledge किया है in the ordinary course of business, तो उस केस में वो pledge valid होगा if it was expressly authorized by the owner of the goods to make the same, प्रोवाइडेड पॉनी मस्ट हैव एक्टेड इन गुड फेथ, और उसे पता नहीं होना चाहिए कि मर्केंटाइल एजेंट के पास अथॉरिटी नहीं थी टू प्लेज, देन इन दैट केस द प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट इज वैलिड. नाउ सेक्शन 178A talks about pledge by person in possession under voidable contract. So when the pawners has obtained possession of goods pledged by him under a contract voidable under section 19 or section 19A, but the contract has not been rescinded at the time of pledge, the pawnee acquires a good title to the goods provided he acted in good faith and without notice of pawner's defect of title. So इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर पॉनर ने जो गुड प्लेज किया है, इफ़ ही हैड अक्वायर्ड दैट गुड अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 19 और 19A, बट वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रेसेंड नहीं हुआ है, तो उस केस में वो प्लेज वैलिड होगा प्रोवाइडेड पॉनी को पता नहीं होना चाहिए दैट द पॉनर का टाइटल जो है वो डिफेक्टिव है एंड द पॉनी मस्ट हैव एक्टेड इन गुड फेथ. क्योंकि अगर आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट देखो तो जब तक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं किया जाता है द कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड. सो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि इट्स नॉट रिसेंडेड, द प्लेज इज ऑल्सो वैलिड. द ओनली कंडीशन इज दैट द पॉनी मस्ट हैव एक्टेड इन गुड फेथ. After this, section 179 talks about pledge where pawner has only a limited interest. So where a person pledges good in which he has only a limited interest, तो pledge valid होगा only to the extent of that interest. Alright, after this section 180 and 181 talks about suits by bailee or bailor against wrongdoer. So section 180 says suits by bailor or bailee against wrongdoer. So इस section के according अगर कोई third person wrongfully या तो डिप्राइव करता है बेली को ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स बेल्ड या फिर ही डज एनी इंजरी टू द गुड्स, देन उस केस में बेली इज इंटाइटल टू यूज सच रेमेडीज एज द ओनर माइट हैव यूज्ड इन द लाइक केस इफ नो बेलमेंट हैड बीन मेड. And either party, that is bailor or bailee, may bring a suit against a third person for such deprivation or injury. After this, 181 talks about apportionment of relief or compensation obtained by such suit. So whatever is obtained by way of relief or compensation in any such suit, that compensation or relief will be divided among the bailor and bailee in the proportion of their respective interest. Thank you. अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लॉ स्टॉर्मिंग चैनल. और अगर आपने बाकी की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा, यू मे वॉच दैट. एंड इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन सो यू कैन कमेंट योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.